आज हम इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर को आगे कंटिन्यू करने वाले हैं और लास्ट क्लास में हमने थोड़ा बहुत इलेक्ट्रिक करंट के बारे में पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक करंट क्या है, इसकी डायरेक्शन क्या होती है और इसका फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, उसके बाद हमने थोड़ा बहुत सर्किट के बारे में पढ़ा, इलेक्ट्रिक सर्किट क्या है, उसके कॉम्पोनेंट्स क्या क्या होते हैं, थोड़ा बहुत सर्किट डायग्राम पढ़ा। आज की क्लास में हम मेन टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं और टॉपिक है ओम्स लॉ। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं अपना टॉपिक। ओम्स लॉ को समझने के लिए एक बेसिक से एक दो एग्जांपल दूंगा, थोड़ा उस पर ध्यान दोगे। हालांकि वो इससे रिलेवेंट नहीं है, पर हाँ तुम दोनों को एक दूसरे से कंपेयर कर सकते हो, दोनों में कुछ ना कुछ कॉमन तुम्हें मिल जाएगा। एक बेसिक सी बात अगर मैं आपसे बोलूँ कि जितनी ज़्यादा चीनी डालोगे चाय उतनी ज़्यादा मीठी होगी, तो ये सिंपल सा लॉ है ना, सबको पता है कि जितना ज़्यादा शुगर उतना ज़्यादा स्वीटनेस, मतलब मोर शुगर मीन्स मोर स्वीट। तो ये सिंपल सा फंड है। ठीक है, ऐसा कुछ यहाँ पर भी है जो मैं आपको बताने वाला हूँ। एक बचपन का एक्सपेरिमेंट हम लोगों ने सबने किया होगा। बचपन में हम सारे साइंटिस्ट होते हैं, क्योंकि बचपन में हमें कुछ ज़्यादा पता नहीं होता, तो हमें जो भी चीज़ मिलती है ना उसे बहुत एक्साइटमेंट के साथ करते हैं। तो उस एक्साइटमेंट में आपने एक चीज़ करी होगी, क्या कहीं से एक बल्ब ले लिया, उस बल्ब में दो तार लगे हुए, उस दो तार को आपने बैटरी से ग्लो करा। ठीक है, सिंगल सेल से आपने उसको क्या करा, ग्लो करा। फिर दो बैटरीज मतलब दो सेल से उसको ग्लो करा। तो आपने क्या देखा कि जितने ज्यादा नंबर ऑफ सेल्स बढ़ते जाते हैं तो जो बल्ब का ग्लो करने का पावर है वो भी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ठीक है, कभी हो सकता है आपने एक्साइटमेंट में आके उसको आपने इसमें डाल दिया, इलेक्ट्रिक सॉकेट में डाल दिया, फिर ऑन कराओ तो फट गया होगा, थोड़ा तो बहुत भयंकर ग्लो किया होगा और वो क्या हो गया होगा, फट गया होगा। ठीक है, अब इस एग्जाम्पल से हमें समझाना क्या चाहता था जरा समझते हैं। जो बल्ब ग्लो कर रहा है किस वजह से ग्लो कर रहा है, करंट से ग्लो कर रहा है। ठीक है, जो बैटरी है वो क्या देती है, वोल्टेज। तो जब आपने कम वोल्टेज दिया, बल्ब कम ग्लो कर रहा है, दैट मीन्स कि करंट क्या कम है। जब आपने ज्यादा पावरफुल बैटरी लगाई है, मतलब नंबर ऑफ सेल्स बढ़ा दिए, तो बल्ब ज्यादा ग्लो कर रहा है। इसका क्या मतलब है, करंट की जो मात्रा है वो भी क्या है, ज्यादा है। तो यहाँ से हमें क्या पता चलता है कि करंट वो कहीं ना कहीं वोल्टेज पे डिपेंड करता है। करंट कहीं ना कहीं वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस पे डिपेंड करता है। मतलब जितना ज्यादा वोल्टेज होगा, जितना ज्यादा वोल्टेज होगा उतना ही ज्यादा क्या होगा, करंट होगा। ठीक है, अगर मैं इस एग्जांपल को और समझाने की कोशिश करता हूँ तुम्हें, तो यार बचपन में हम सबका एक एक्सपीरियंस रहा है, या शायद आपकी जनरेशन में ना भी रहो, मेरी जनरेशन में था। उस समय में ना इलेक्ट्रिसिटी बहुत कम वोल्टेज होती थी शाम में, खासकर गर्मियों के टाइम में। आज भी होता है, गर्मियों के टाइम में क्या होता है, सारे लोग अपना कूलर एसी पंखा चला लेते हैं। इससे क्या होता है, जो ओवरऑल वोल्टेज है वो कम होने लगती है, मतलब हर जगह पे वोल्टेज यूटिलाइजेशन ज्यादा हो जाती है। तो उस समय में हमारा जो पंखा है वो क्या होता है, धीरे धीरे चलने लगता है। और अगर आप में से किसी को अपना पास्ट जनरेशन याद है, थोड़े 10-15 साल पहले का, तो आप लोग रिलेट कर पाओगे कि लोगों के घर में वोल्टेज होता था, स्टेबलाइजर या वोल्टेज होता था। क्या करता था, वोल्टेज रेगुलेटर, स्टेबलाइजर, वो वोल्टेज को बढ़ा देता था। तो ये वोल्टेज जब गिरती थी ना, तो उसकी पहचान क्या होती थी, जो बल्ब थे वो कम ग्लो करने लगते थे, पंखा धीरे चलने लगता था। तो फिर वही बात आ गई कि वोल्टेज कम होने की वजह से पंखा धीरे चल रहा है, दैट मीन्स वोल्टेज कम का मतलब है करंट कम, करंट कम का मतलब पंखा क्या करेगा, स्लो मूव करेगा। तो ऑल इन ऑल यहाँ पर मैं एक बात बोल सकता हूँ क्या, कि जो करंट है दैट डायरेक्टली डिपेंड्स ऑन वोल्टेज। मोर वोल्टेज मोर करंट, लेस वोल्टेज लेस करंट। और यही है तुम्हारे ओम का रूल या ओम का लॉ। ओम ने क्या कहा था, करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस इट्स एंड्स। मतलब जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होगा उतना ही ज्यादा करंट कैरी करेगी वायर। इसे एक और तरीके से कैसे समझ सकते हैं कि अगर मैंने पोटेंशियल डिफरेंस बहुत ले रखा है, एक जगह पे बहुत कम चार्ज है मान लेते हैं, एक जगह पे बहुत कम इलेक्ट्रॉन है, एक जगह पे बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, तो बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स निकल के सारे इलेक्ट्रॉन कहीं कम इलेक्ट्रॉन की तरफ। तो जितना ज्यादा डिफरेंस होगा उतना ही ज्यादा चार्ज ट्रेवल करेगा, जितना ज्यादा चार्ज ट्रेवल करेगा, जितना ज्यादा डिफरेंस है उतना ज्यादा चार्ज ट्रेवल करेगा, और जितना ज्यादा चार्ज ट्रेवल करेगा उतना ही ज्यादा करंट होगा। तो इन शॉर्ट आई कैन से दैट कि करंट डायरेक्टली डिपेंड करता है वोल्टेज पे। मोर वोल्टेज मींस मोर करंट। ठीक है, अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर is directly proportional to potential difference
applied across its hands। ठीक है, अब एक कंडीशन होती है हर जगह पे, क्या? ठीक है, क्या कह रहा है तुम्हारे देखने के बाद, करंट फ्लोइंग थ्रू कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस इट्स एंड्स प्रोवाइडेड दैट एक्सटर्नल फिजिकल क्वांटिटीज लाइक टेम्परेचर एंड प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक है, तो याद क्या रखना है आपको कि ये लॉ कब फॉलो होता है, जब एक्सटर्नल फिजिकल क्वांटिटीज क्या रहती हैं, कांस्टेंट रहती हैं। अगर मैं टेम्परेचर वेरी करूंगा तो ये लॉ फॉलो नहीं होगा, लॉ में थोड़ी सी क्या आ जाएगी डिफरेंस, मतलब लॉ में थोड़ी सी दिक्कत आ जाएगी। बेसिकली थोड़ी देर बाद बताऊंगा क्या दिक्कत आएगी, फिलहाल समझ लो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ जाएगी। ठीक है, अच्छा एक चीज और याद रखना कि ओम्स लॉ किसके लिए वैलिड है, कंडक्टर्स के लिए वैलिड है। अब कंडक्टर क्या हम ये भी थोड़ी हम डिस्कस करने वाले हैं। फिर अगर मैं बात करता हूँ इसके मैथमेटिकल एक्सप्रेशन की, तो वो क्या कहते हैं, वोल्टेज करंट पे डिपेंड करता है, करंट किस चीज पे डिपेंड करता है, वोल्टेज पे। ठीक है, ये प्रोपोर्शनैलिटी होना है, इसको हम क्या कहते हैं, V बराबर R है। अब यहाँ पे R क्या है, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, और इसे पढ़ते क्या हैं, रेजिस्टेंस, याद रहेगा यहाँ से। और अगर मैं यहाँ से और अच्छे से अगर बात करता हूँ तो V तुम्हारा क्या आ गया, V बराबर R है। ठीक है, R क्या कहलाते हैं यहाँ पे, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, इसको हम क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस। अगर R के बारे में और बात करते हैं तो R तुम्हारा एक स्केलर क्वांटिटी है, और R की ऐसे यूनिट क्या होती है, ओम, और उसको सिंपलाइज कैसे लिखते हैं, ऐसे, जैसे मीटर को M लिखते हैं ना, वैसे ही ओम को हम ऐसे लिखते हैं शॉर्ट में, ऐसे सिंपली ओम बना लेते हैं। ठीक है, तो ये तुम्हारा ओम्स लॉ है और ये उसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है। एक बार इसको जल्दी नोट डाउन करो, फिर मैं तुम्हारे बढ़ाता हूँ। चलो, अगर मैं बात करूं रेजिस्टेंस की, ध्यान से समझना इसको। देखो जितने भी वायर है ना, बेसिकली ये सब चीजें जो तुम्हें मैं बताने वाला हूँ इंपॉर्टेंट नहीं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, स्टिल आपकी नॉलेज में होना चाहिए, क्योंकि आप पढ़ रहे हो तो यू शुड नो कि क्या चीज़ें हैं, क्यों हैं, सो दैट कि कभी कोई नहीं पूछता है तो आपको ऐसा ना लगे कि हमने ये चीज़ नहीं पढ़ी है। ठीक है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। खैर मुद्दे पर आते हैं। एक वायर है, ठीक है, कोई भी एक वायर है, वायर के अंदर एटम है, एटम के अंदर न्यूक्लियस भी होगा। ठीक है, उस न्यूक्लियस के अंदर इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे। किसी भी वायर के अंदर दो टाइप के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, एक होता है कंडक्शन इलेक्ट्रॉन और एक होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन। फिलहाल अगर मैं ऐसे बात करता हूँ सिंपली कि कुछ इलेक्ट्रॉन्स बाउंडेड होते हैं, न्यूक्लियस की तरफ चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। क्लास 9 में हमने पढ़ा हुआ ना कि इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व करते हैं। और कुछ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स, जो क्या करते हैं, मस्ती से घूमते रहते हैं। तो अगर मैं बात करता हूँ बाउंडेड इलेक्ट्रॉन्स की और फ्री इलेक्ट्रॉन्स की, तो फिलहाल जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो फ्रीली मूव करते हैं, जिन्हें कंडक्शन इलेक्ट्रॉन भी बोलते हैं, वो करंट कैरी करते हैं। अब मान लो ये मेरा मार्कर जो है ना, ये एक कंडक्टर है, इसके अंदर बहुत सारे एटम्स हैं, न्यूक्लियस है, इलेक्ट्रॉन्स भी हैं और कुछ इलेक्ट्रॉन्स फ्री भी है। तो जब फ्री इलेक्ट्रॉन इसके अंदर ट्रेवल कर रहा होगा तो क्या वो एग्जैक्टली ट्रेवल कर पाएगा सीधे सीधे? नहीं, वो जब भी ट्रेवल कर रहा होगा तो किसी इलेक्ट्रॉन से टकराएगा, फिर दाएं बाएं चला जाएगा। तो बेसिकली क्या है
कंडक्टर अपने अंदर इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को भी अपोज कर रहा है। कंडक्टर जो है वो अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन के फ्लो को क्या करता है, अपोज करता है। इसी अपोजिशन को हम क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस। याद रहेगा, जब भी कोई इलेक्ट्रॉन कंडक्टर के अंदर ट्रेवल करने की कोशिश कर रहा है ड्यू टू कोलिजन्स या मैनी थिंग्स, वो स्ट्रेट पाथ में फ्लो नहीं कर पाता, वो क्या करता है, टकरा के दाएं बाएं जाता है, जिसकी वजह से उसमें एक रुकावट पैदा हो रही है। या यूं समझ लो कंडक्टर इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो के रास्ते में रुकावट पैदा करता है, दैट रुकावट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। याद रहेगा, इट इज ऑपोजिशन ऑफर्ड by conductor to the flow of electrons through it। याद रहेगा, it is opposition offered by conductor to the flow of electrons through it। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट जो आपको याद रखनी होगी ये कि फैक्टर्स क्या क्या है। रेसिस्टेंस किस किस चीज पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो बेसिकली जो रेसिस्टेंस है वो क्या करता है, तीन चार चीजों पर डिपेंड करता है। सबसे पहली चीज बात करते हैं वो टेम्परेचर। दूसरी चीज अगर मैं बात करता हूँ तो नेचर ऑफ सब्सटेंस। तीसरी चीज अगर मैं बात करता हूँ ज्योमेट्री। चौथी चीज मैकेनिकल स्ट्रेस या स्ट्रेन। फिलहाल इस ईयर हमें सिर्फ और सिर्फ नेचर ऑफ सब्सटेंस और ज्योमेट्री पढ़ना है, ठीक है। तो रेजिस्टेंस आपके हिसाब से कितनी चीजों पे डिपेंड कर रहा है, नेचर ऑफ सब्सटेंस पर, ज्योमेट्री पे डिपेंड कर रहा है। फिलहाल हम ज्योमेट्री की हम बात करते हैं। अब ध्यान से समझना कि आप किसी रोड पे चल रहे हो, आंख बंद करके, आंख में एकदम पट्टी बांध रखी है, ठीक है। अब अगर मैं आपसे बोलता हूँ कि आप किसी चीज से टकराओगे, इसके कितने चांसेस हैं, ठीक है। मान लेते हैं एक रोड है, रोड पे बहुत सारे लोग आंख में पट्टी बांध करके ट्रेवल कर रहे हैं। अब आपकी टक्कर होगी किसी बंदे से, किसी आदमी से आप टकरा जाओगे, इसके चांसेस कितने हैं, दो चीजों पर डिपेंड करते हैं। पहला, ये एक वायर है जिसे आपको रोड समझना है। इस वायर को आप क्या करोगे, रोड समझोगे। इसका एक क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है, दैट इज कॉल्ड एरिया, और एक इसकी लेंथ होती है, एक लेंथ, ठीक है। अब ये क्रॉस सेक्शनल एरिया को रोड की आप चौड़ाई मान लो और लेंथ को लेंथ ही माननी है, ठीक है। अब ऐसे समझता हूँ, आंख बंद करके आप चल रहे हैं, एक रोड 10 कदम का है, एक रोड 50 कदम का है, एक रोड 10 कदम का, एक रोड 50 कदम का है। किस रोड में एक्सीडेंट होने के ज्यादा चांसेस हैं? फिर बता रहा हूँ, एक्सीडेंट का मतलब क्या है, रेसिस्टेंस। एक्सीडेंट का मतलब यहाँ पर क्या है, रेसिस्टेंस में टक्कर का मतलब अपोजिशन। तो भैया एक छोटे रोड और एक बड़े रोड में, किस रोड में आंख बंद करके चलने में एक्सीडेंट होने के ज्यादा चांसेस हैं? आई गेस आप सभी को पता है, जितना ज्यादा रोड बड़ा होगा देयर इज मोर एंड मोर चांस कि एक्सीडेंट होंगे। छोटा रोड होने का मतलब है कि कम प्रोबेबिलिटी एक्सीडेंट होने की, बड़ा रोड होने का मतलब क्या है, ज्यादा प्रोबेबिलिटी एक्सीडेंट होने की। तो आई कैन से दैट रेसिस्टेंस डायरेक्टली डिपेंड्स ऑन लेंथ। थोड़ा सा ऊपर लिख लेते हैं, रेसिस्टेंस क्या करता है, डायरेक्टली डिपेंड करता है लेंथ पे, ठीक है। इसको आप इंग्लिश में एक्सप्रेशन लिख सकते हैं, जैसे डायरेक्टली लेंथ ऑफ कंडक्टर। तो रेजिस्टेंस डायरेक्टली डिपेंड करता है लेंथ ऑफ कंडक्टर पे। अब दूसरा पॉइंट, एक रोड चौड़ा है और एक रोड सकरा है। सकरा मतलब पतला रोड है, एक बहुत चौड़ा रोड है, किस रोड पे एक्सीडेंट होने की ज्यादा चांस है? मैं फिर बता रहा हूँ, गाड़ी वाड़ी नहीं चल रही, सिर्फ लोग चल रहे हैं। अब सिंपल सी बात है, जितना चौड़ा रोड होगा लोग उतने दूर दूर होंगे, और जितना सकड़ा रोड होगा लोग उतने पास पास होंगे। तो दूर दूर है तो एक्सीडेंट होने के चांस क्या है, कम है। अगर पास पास है तो एक्सीडेंट होने के चांस क्या है, ज्यादा है। तो यहाँ से नेक्स्ट चीज क्या पता चलती है कि जो रेजिस्टेंस है वो इनवर्सली डिपेंड करता है एरिया पे, ठीक है। लेट इट इक्वेशन फर्स्ट, लेट इट इक्वेशन सेकंड, ठीक है। रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ कंडक्टर। यहां से हमारे पास ये एक्सप्रेशन आ गया, रेजिस्टेंस इज इनवर्स, इट कर देते बेटा, नाउन प्रोनाउन, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू किसके, क्रॉस सेक्शनल
एरिया। ठीक है, तो अगर हम दोनों इक्वेशन कंबाइन करते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो आर तुम्हारा क्या हो जाएगा, एल अपॉन में ए। अब फिर वही बात, दिस इज प्रोपोर्शनैलिटी साइन, और इस साइन को हटाने के लिए हम फिजिक्स में हर जगह क्या करते हैं, कांस्टेंट लगाते हैं। यहाँ पे आर हो जाएगा रो एल बाय ए। ठीक है, यहाँ पे जो तुम्हारा रो है एक प्रोपोर्शनल, इसको हम पढ़ते गए हैं रेसिस्टिविटी। फिर वही बात, कैसी क्वांटिटी है, स्केलर, और इसके ऐसा यूनिट बना सकते हैं। देखो रो की का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, आर ए बाय एल, इसका तो ओम मीटर स्क्वायर अपॉन में मीटर, तो कितना आ गया, ओम मीटर। तो हम क्या बोल सकते हैं, ओम मीटर। ठीक है, तो ये सब बातें थी। तो ये जो तुम्हारी रेसिस्टिविटी वो बेसिकली किस चीज पे डिपेंड करते हैं, नेचर ऑफ सब्सटेंस पे डिपेंड करता है। तो ये दो टॉपिक हमारे हो गए, क्या, ज्योमेट्री और नेचर ऑफ सब्सटेंस। अब एक बार मैं इसको जल्दी लिख लूं, घड़ले से टोटल करूं, फिर हम आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं। एवरीथिंग इज गुड, फाइन। चलो हम आगे बढ़ते हैं। अब कुछ बातें, बेसिकली न्यूमेरिकल्स तो हम बाद में करेंगे, लेकिन कुछ बातें फिर भी आपको बतानी चाहिए। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला रो एल बाय ए। अगर मैं आपको बोलता हूँ जो लेंथ है मैंने उस पर डबल कर दिया, लेंथ को क्या कर दिया, डबल, तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, रो 2l बाय ए, यानी 2 रो एल बाय ए। और ये कितना था, आर था, तो कितना हो गया 2r। ऐसे मत समझो, इतना मेहनत नहीं करना पड़ेगा, अपने पास समझ लो। रेजिस्टेंस लेंथ डबल करने पर रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, डबल, याद रहेगा। अगर लेंथ ट्रिपल कर दूंगा तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, ट्रिपल हो जाएगा। समझ गए, यानी डायरेक्ट रिलेशन का ये मतलब है कि अगर मैं लेंथ डबल करता हूं तो रेजिस्टेंस विल बी डबल, लेंथ ट्रिपल करता हूं तो रेजिस्टेंस विल बी ट्रिपल, एंड लेंथ 4 टाइम्स करता हूं तो रेजिस्टेंस विल बिकम 4 टाइम्स। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट एरिया के इनवर्स है। एरिया की क्या इनवर्स है, दैट मींस अगर मैं एरिया डबल करता हूं तो रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, रो एल बाय 2a। ठीक है, तो 1/2 रो एल बाय ए, ये तो आर था हमारा, कितना हो गया, हाफ आर। अब इसे ऐसे समझ लो कि लेंथ, एरिया डबल करने पे रेजिस्टेंस हाफ हो जाता है, एरिया ट्रिपल करने पे रेजिस्टेंस 1/3 हो जाएगा, एरिया चौपल करने पे रेजिस्टेंस 1/4 हो जाएगा। ठीक है, अगर एरिया हाफ कर दूंगा तो रेजिस्टेंस हाफ का हाफ यानी डबल हो जाएगा, मतलब हाफ का डिनोमिनेटर में जाना है, मेक इट डबल। तो याद रहेगी ये बातें, क्या बात याद रखनी है कि रेजिस्टेंस लेंथ बढ़ाने से बढ़ता रहता है, एरिया घटाने से घटता रहता है। अगर लेंथ डबल करूंगा तो रेजिस्टेंस डबल हो जाएगा, एरिया डबल करूंगा तो रेजिस्टेंस हाफ हो जाएगा, एरिया डबल करूंगा रेजिस्टेंस हाफ हो जाएगा, लेंथ हाफ करूंगा तो रेजिस्टेंस हाफ हो जाएगा, लेंथ हाफ करूंगा तो रेजिस्टेंस हाफ होगा, लेकिन एरिया हाफ करूंगा तो रेजिस्टेंस डबल होगा। याद रहेगा, लेंथ बढ़ाने पर रेजिस्टेंस बढ़ता है, एरिया बढ़ाने पर रेजिस्टेंस घटता है। इतनी याद रखनी है बात, बस और कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। चलो, उम्मीद है सारी चीजें फर्क आपको समझ में आ गया होगा। एक बात जो आपको याद रखनी है बहुत बेहतरीन और बहुत जरूरी आपके लिए, वो ये जो मैं लिख रहा हूँ, वो ये कि जो रेसिस्टिविटी है ना, रेसिस्टिविटी रेसिस्टिविटी ज्योमेट्री पे डिपेंड नहीं करता, रेसिस्टिविटी ज्योमेट्री पे डिपेंड नहीं करता। मैं लेंथ डबल करूं, मैं लेंथ ट्रिपल करूं, मैं लेंथ 4 गुना कर दूं, देयर विल बी नो इम्पैक्ट, देयर विल बी नो इफेक्ट ऑन रेसिस्टिविटी। यानी लेंथ और एरिया चेंज करने से रेसिस्टिविटी चेंज नहीं होता, इट विल रिमेन कांस्टेंट। तो ये बात आपके दिमाग में होनी चाहिए क्या, कि रेसिस्टिविटी कभी भी क्रॉस सेक्शनल एरिया लेंथ पे डिपेंड नहीं करता। इसी क्रॉस सेक्शनल एरिया और लेंथ को हम क्या बोलते हैं, ज्योमेट्री। तो रेसिस्टिविटी डज नॉट डिपेंड्स ऑन ज्योमेट्री ऑफ सब्सटेंस। क्लियर, चलो बहुत बढ़िया सी बात थी।
अब कुछ बेसिक सी बातें आपको पता होनी चाहिए। पहले बात करते हैं रियोस्टेट की। रियोस्टेट के साथ एक चीज और, ओम्स लॉ की इक्वेशन वो क्या थी, V बराबर आर आई। यहाँ से I कितना हो जाएगा बेटा, V बाय आर। तो अगर मैं R बढ़ा देता हूँ तो I क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अगर R कम कर देता हूँ तो I क्या हो जाएगा बेटा, बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये सिंपल सी चीज है जो आपको समझानी है मुझे। तो रियोस्टेट एक ऐसा डिवाइस होता है दैट हैज वेरिएबल रेजिस्टेंस। रियोस्टेट एक ऐसा डिवाइस है दैट हैज वेरिएबल रेजिस्टेंस, याद रहेगा। तो कोई पूछेगा आपसे रियोस्टेट क्या है, रियोस्टेट इज अ डिवाइस दैट हैज वेरिएबल रेजिस्टेंस। ठीक है, अब इसका यूज क्या हो सकता है, मैंने अभी भी आपको यहाँ समझाने की कोशिश करी, आप शायद समझ गए होंगे, शायद नहीं समझे होंगे। समझ गए तो वेरी गुड, नहीं समझे तो मैं समझा रहा हूँ। क्या समझना था आपको कि अगर मैं रियोस्टेट लगा देता हूँ सर्किट के अंदर, तो मैं रियोस्टेट की रेजिस्टेंस को चेंज कर सकता हूँ। अल्टीमेटली सपोज करें पंखा है, पंखे में मैंने रियोस्टेट लगा दिया स्विच में, जो गोल सा घूमने वाला वो रियोस्टेट है, लेट्स से। ठीक है, अब मुझे पंखे को धीरे करना है, मैं रियोस्टेट बढ़ा दूंगा, रेजिस्टेंस बढ़ा दूंगा। जैसे ही रेजिस्टेंस बढ़ेगा करंट कम हो जाएगा, पंखे की स्पीड क्या हो जाएगी, स्लो हो जाएगी। और फिर रेजिस्टेंस कम करने पे करंट बढ़ जाएगा, पंखे की स्पीड क्या हो जाएगी, तेज हो जाएगी। तो रियोस्टेट मींस वेरिएबल रेजिस्टेंस। ठीक है, और मैंने रियोस्टेट का डायग्राम बनाया था लास्ट क्लास में, कुछ ऐसा था, या एक डायग्राम ऐसा भी था कुछ। तो याद रखना, कहीं पे ऐसा बना रखा हो तो रियोस्टेट और रेजिस्टेंस के लिए आपको याद रखना, कहीं पे ऐसा बना हुआ तो दैट इज रेजिस्टेंस। ठीक है, तो ये बातें आपको पता होनी चाहिए थी। अब थोड़ी सी बात और कर लेते हैं प्यार मोहब्बत से, अच्छी सी। वो ये, अगर किसी का रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है, ये 2-3 का मतलब है बहुत ज्यादा। ठीक है, बहुत ज्यादा का मतलब है उसको हम बोलेंगे इंसुलेटर। क्या बोलेंगे, इंसुलेटर। एग्जाम्पल के लिए वुड, याद रहेगा। अगर किसी का रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है, और रेजिस्टेंस कब ज्यादा होगा, जब रेजिस्टिविटी ज्यादा होगी। ठीक है, तो अगर किसी चीज की रेजिस्टिविटी बहुत ज्यादा है तो रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होगा। रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है तो वो करंट को पास नहीं होने देगा, और अगर वो करंट को पास नहीं होने देगा तो हम क्या बोलेंगे, इंसुलेटर। ठीक है, अगर रेजिस्टेंस बहुत कम है, रेजिस्टेंस बहुत कम होगा जब रेजिस्टिविटी बहुत कम होगी, तो ऐसे में करंट क्या हो जाएगा, बहुत कम, और इस वाले में करंट क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा। ऐसी चीज को हम क्या बोलते हैं, कंडक्टर। इसके लिए एग्जांपल हम क्या लिख सकते हैं, कॉपर। याद रहेगा आपको बेटा, ये चीज क्या होगी तुम्हारी, कॉपर। तो ये इंसुलेटर आ गया, ये तुम्हारा रेजिस्टर कंडक्टर आ गया। ठीक है, अब अगर मैं बात करता हूं किसी का रेजिस्टेंस एप्रिशिएबल है, मतलब ओके है, मतलब बहुत ज्यादा भी नहीं है, बहुत कम भी नहीं है। किसी का रेजिस्टेंस बहुत एवरेज है, बहुत ज्यादा भी नहीं है, बहुत कम भी नहीं है, तो दैट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। याद रहेगा, डिवाइस दैट हैव एप्रिशिएबल रेजिस्टेंस, डिवाइसेस दैट हैव एप्रिशिएबल रेजिस्टेंस आर कॉल्ड रेजिस्टर्स। याद रहेगा। अब रेजिस्टर का एग्जांपल जितने भी टेबल, कूलर, फैन, जितनी भी चीजों को आप इलेक्ट्रिसिटी में यूज कर रहे हो दे आर कॉल्ड रेजिस्टर्स। याद रहेगा। तो ये 3 बातें आपको याद रखनी है। ठीक है, अब मैं एक चीज और बता देता हूँ, बेस्ट कंडक्टर कौन है, बेस्ट कंडक्टर सिल्वर है। सिल्वर की रेसिस्टिविटी सबसे कम होती है। आपको याद रखना क्या है, बेस्ट कंडक्टर। बेटा वीडियो को जब देखोगे ना, मेरी आवाज सुनोगे तभी समझ में आएगा। ऐसे अगर तुम सिर्फ वीडियो आवाज बंद करके देखोगे नहीं समझ में आएगा। ठीक है, इसमें मैं लिख भी दे रहा हूँ, क्या समझ में आ जाएगा। बेस्ट कंडक्टर क्या होता है, सिल्वर। सिल्वर इज द नोन बेस्ट कंडक्टर, बट स्टिल हम सिल्वर का इस्तेमाल ना करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं, कॉपर का या एल्यूमिनियम का। ठीक है, कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है कि ट्रांसमिशन वायर के लिए किसका इस्तेमाल करेंगे, तो कंडक्टर का। कौन से कंडक्टर का इस्तेमाल करते हैं, सिल्वर और कॉपर का। कॉपर का इस्तेमाल करते हैं। पूछेगा क्यों करते हैं, क्योंकि उसकी रेसिस्टिविटी कम है, तो वो करंट ज्यादा ट्रेवल करवाएगा विदाउट मच लॉस ऑफ एनर्जी, विदाउट मच लॉस ऑफ एनर्जी। एनर्जी लॉस नहीं होगी, ज्यादा से ज्यादा कंडक्टेंस होगी। ठीक है, तो ये बातें आपको पता होनी चाहिए थी। इन सबके बाद इंसुलेटर डन है, कंडक्टर डन है, रेजिस्टर डन है, और मुझे आपको कुछ बताना है। हाँ, जितने भी हीटिंग डिवाइसेस होते हैं दे आर मेड अप ऑफ एलॉय।
जितने भी हीटिंग डिवाइसेस होते हैं दे आर मेड अप ऑफ एलॉय। समझ लो क्यों। जितना भी तुम्हारा कंडक्टर है ना, जितने भी तुम्हारे कंडक्टर होते हैं, कंडक्टर का रेसिस्टेंस बहुत कम होता है, ठीक है, तो वो हीट ज्यादा प्रोड्यूस नहीं कर सकते। नेक्स्ट पॉइंट टू बी नोटेड क्या कि कंडक्टर का मेल्टिंग पॉइंट कम होता है, वो मेल्ट हो जाता है। और कई बार देखा गया कि हीटिंग डिवाइसेस में गर्मी बढ़ती है, गर्मी बढ़ने से आग लगने का भी डर रहता है हीटिंग डिवाइसेस में। लेकिन अगर हम एलॉय यूज करते हैं, जितने भी तुम्हारे कंडक्टर्स होते हैं, सॉरी जितने भी तुम्हारे रेसिस्टर्स होते हैं या हीटिंग डिवाइसेस होते हैं, हीटिंग डिवाइसेस में हमेशा हम क्या करते हैं, एलॉय यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि एलॉय का रेसिस्टेंस ज्यादा होता है तो ज्यादा हीट प्रोड्यूस हो सकती है। दूसरा पॉइंट, एलॉय जल्दी मेल्ट नहीं करता, उसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। और तीसरा पॉइंट आपको क्या करना है कि दे डू नॉट ऑक्सीडाइज इजीली। तो याद रहेगा हीटिंग डिवाइसेस में एलॉय का इस्तेमाल करते हैं। क्यों? क्योंकि मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट हाई है, रेजिस्टेंस ज्यादा, उनकी हीट ज्यादा प्रोड्यूस होती है, और दे डू नॉट ऑक्सीडाइज इजीली, जल्दी ऑक्सीडाइज नहीं होते। तो ये बहुत सारी बातें थी जो मैंने आपको बताई, जो आपको पता होनी चाहिए, और उम्मीद है सारी बातें आपको समझ में भी आ गई होंगी। तो बस और क्या क्या हम रह गए आज की क्लास में। ठीक है, आज की क्लास के लिए इतना बहुत आपके पास, तो जो मैंने बताया वो बात आपको पता होनी चाहिए थी। और ठीक है, तो आज की क्लास का होमवर्क है कि वीडियो देखो एक बार, एक्चुअली 2 बार देखो, जब तुम्हें समझ में आएगा। जो चीज़ें समझ में नहीं आएंगी वो चीज़ आप में से दूसरों जो समझ में आ गई उसके कोई दिक्कत ही नहीं। ठीक है, तो मिलता है क्लास में, तब तक के लिए बाय। और फिर वही बात कि साथ के साथ पढ़ाई करोगे तो समझ में आएगा। सोचोगे कि भाई एग्जाम से एक दिन पहले हम शहनशाह मशीहा बन के उतरेंगे दुनिया में और पूरी तबाही मचा देंगे, तो उसमें आप फंस जाओगे। ठीक है, तो मिलता है क्लास में, तब तक के लिए।